हेलो लवली पीपल, आपका बहुत बहुत स्वागत है evidyarthi.in और अप्पू की पाठशाला में भी। तो आप जानते हो गाइज, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप सब कैसे हो। आई होप सब बढ़िया कर रहे हो, एकदम स्वस्थ हेल्दी शेल्दी हो। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो है आपके चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर की वीडियो। चैप्टर नंबर 3 है गाइज आपका हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। सिविक्स की किताब से है आपका ये चैप्टर की वीडियो। और आप जैसे जानते ही हो कि ये चैप्टर मैंने पूरा करवाए दिया है। किसने मेरे सारे टॉपिक्स नहीं देखे? हाँ, मुझे पता है बहुतों ने हाथ उठाया है, तो ठीक है, जाके जल्दी से मेरे सारे के सारे टॉपिक्स देख लेना। बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में समझाया है। और भाई ये वाली वीडियो होने वाली है हमारी क्वेश्चन आंसर की वीडियो। अब गाइज एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, छोटी सी, पक्का छोटी सी है, ठीक है। अब वो गाइज ये है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर्स तो आप लोग कहीं से भी कर सकते हो, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स अलग से इसलिए कराते हैं जिससे आपकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैम एक एग्जाम्पल देती है, ठीक है। अब यार समझ लो आपने ना चैप्टर पढ़ लिया है, बस पढ़ के उसको दिमाग में रखा है, आपने अभी तक उसे लिखा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करा है, तो ऑब्वियसली एग्जाम में जाके हालत खराब होने वाली है भाई। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता गाइस, जब तक हाथ में लिखना नहीं आता, जब तक वो अक्षर हमारे हाथ में छपते नहीं है ना, तब तक हमारे एग्जाम में बड़ी दिक्कत आती है उस क्वेश्चन को करने में। क्योंकि मेरी मैम थी, उन्होंने गाइस एक बार बोला था कि बेटा तुम लिख लिख के याद करती हो क्या? मैंने बोला नहीं मैम, मैं तो बस चैप्टर पढ़ के भाग जाती हूँ, फिर एग्जाम लिख के आ जाती हूँ। तो मैम ने बोला नहीं बेटा, अगर आप ऐसे सिर्फ पढ़ के रखोगे, हमारा दिमाग मेमोरी कार्ड की तरह वैसे काम तो करता है, लेकिन मेरी मेमोरी कार्ड काफी घिसी पिटी है, तो उसको पहले आप हाथ से लिखो तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर सकते हो गाइस, सारे क्वेश्चन आंसर आप होमवर्क में तो लिखते ही होगे, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ आके अगर एक बार आप अभ्यास कर लो, एक प्रैक्टिस कर लो, तो आपको वो चीज अच्छे से छप जाएगी दिमाग में, ठीक है। तो बिना किसी बतौलाबाजी के हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं हमारी वीडियो क्वेश्चन के आंसर के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जरूर शुरू कर देते हैं, ठीक है, जरूर। तो भाई यूज द टर्म्स कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु an MLA is and how is the person elected। अब यार चैप्टर तो मैंने भी पढ़ा है, लेकिन कभी कभार ऐसे क्वेश्चन देख के थोड़ा सा डर सा लग जाता है कि क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। चैप्टर पढ़ के आई हूं मैं, फिर भी समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। सो गाइज, अगर आपको क्वेश्चन समझने में भी थोड़ी दिक्कत होती है तो उसको आप तोड़ के समझो। किस तरीके से? यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है? एरिया होता है भाई। ये सीधा बच्चे ने आंसर दे दिया होगा, मैंने चुनु मुनु ने, जिसने वीडियो देख के आया है, क्योंकि उसके अंदर मैंने सब अच्छे से समझा रखा है। तो हमें ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि एरिया वर्ड यूज करना है, और रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज, ठीक है। तो यहां तक रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन ये सब यहाँ पे ऐसे ना बता रखा है, बस फालतू का ऐसे इंग्लिश दे रखा है। जो मेन आंसर मांग रहा है ना ये क्वेश्चन, वो है हु एन एमएलए इज। एमएलए कौन होता है और हाउ इज द पर्सन इलेक्टेड, और ये एमएलए इलेक्ट कैसे होता है, ठीक है। एक पर्सन एमएलए इलेक्ट कैसे होता है, चलिए आंसर करते हैं अब अच्छे से। एन एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, देखा वो कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया रिप्रेजेंट वो सब, वो कुछ आंसर में नहीं लिखना है आपको, वो बस क्वेश्चन को बढ़िया से बनाने के लिए उसमें डाल रखा है। जो मेन क्वेश्चन में पूछा गया वो है कि एमएलए कौन होता है और ये पर्सन इलेक्ट कैसे होता है लोगों के अंदर। सो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एमएलए इलेक्ट कैसे होता है, एमएलए बनता कैसे है। सबसे पहले एक एरिया होता है गाइस, कुछ भी एरिया ले लो, वैशाली ले लो, गाजियाबाद तो एक सिटी हो गई, मेरा एरिया है वैशाली, ठीक है, वैशाली सेक्टर 5। तो यहाँ पे ये एरिया हो गया गाइस। मेरे एरिया का जो पार्षद है ना, मतलब मेरी एरिया का जो एमएलए है, वो एक वुमेन है, उनका शायद क्या नाम है, नाम भूल गए, कुछ भारद्वाज, नीला भारद्वाज, ऐसे कुछ नाम है उनका, ठीक है। सो वो एरिया की एमएलए कैसे बनी गई? सबसे पहले तो वो इलेक्शन में खड़ी हुई, जो डिस्ट्रिक्ट जो वहां के एरियाज के इलेक्शन होते हैं उसमें खड़ी हुई, ठीक है। और इलेक्शन में खड़े, वैसे तो एक एरिया से बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, झांसी वगैरह भी निकल रही थी बहुत ज्यादा, ठीक है। सॉरी मैं उबासी ले रही हूँ मेरे को देख के किस की उबासी निकली है कमेंट बॉक्स में ये बात भाई कमेंट बॉक्स में मत लिखना, यहीं पे आप सुन लो, ठीक है। तो यार एरिया के अंदर बहुत सारे लोग एक साथ इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्शन लड़ते हैं, और फिर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसको एमएलए बना दिया जाता है। अब ये एमएलए कौन होता है? एमएलए जाके फिर और बड़े इलेक्शन लड़ता है।
अब उसको बहुत सारे एरिया की मेजोरिटी चाहिए होती है। जैसे वो अपने एक एरिया में हीरो बन गया है ना, अब उसको बाकी जितने भी दिल्ली में जितने भी एरिया है सबका हीरो बनना पड़ेगा। समझ लो जी दिल्ली में 70 एरिया है, अगर उसको 70 एरिया का मेजोरिटी मिल गया या फिर 50 का मिला, 60 का मिला, ज्यादा मेजोरिटी मतलब सबसे बड़ा नंबर मिला ना, तो वो चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, यानी कि वो स्टेट गवर्नमेंट बना डालेगा। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा एमएलए बनता है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी, सबसे पहले वो एक एमएलए ही थे, उसके बाद उन्होंने क्या करा, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन में वो खड़े हुए, फिर उनको हर एरिया से, पूरे के पूरे दिल्ली में 70 एरिया है, उससे सबसे मेजोरिटी मिल गई तो वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो इसी तरीके से गाइस प्रोसेस थ्रू प्रोसेस चलता रहता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अब जो जीतता नहीं है ना अपने एरिया में तो हीरो है ना, अगर वो भले ही वो बाकी एरिया में नहीं हीरो बना, बाकी एरिया से उसको वोट नहीं मिला, पर वो अपने एरिया का तो हीरो है ना, अपने एरिया ने उसको बहुत ज्यादा वोट दिया, फिर ही तो जाके वो एमएलए बना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बना है। तो वो क्या कर सकता है, वो वहां पे हीरो रहेगा। ठीक है, वो एमएलए जरूर रहेगा, ऐसा नहीं कि वो बड़ा इलेक्शन हार गया तो वो अपने एरिया से हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ, वो अपने एरिया का हीरो रहता ही है। ठीक है, द पर्सन एफिलिएटेड टू पॉलिटिकल पार्टी और इंडिपेंडेंट हु रिप्रेजेंट्स, अब ये किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं गाइस, ये एमएलए जो बनते हैं ना एक एक एरिया के, ये पॉलिटिकल पार्टी इनकी होती है। आप होती है बीजेपी, सीपीआई, मार्क्सिस्ट, बहुत सारी पार्टीज हैं गाइस हमारी पॉलिटिकल, और ये एक एक एरिया को संभालने वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अब हमने आंसर में तो बता दिया कि एमएलए कौन होता है, अब हमें उस क्वेश्चन का दूसरा आंसर देना है। क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो कि एमएलए होता कौन है, एक पर्सन इलेक्ट कैसे होता है। अब यहाँ पे फॉलोइंग मैनर में हमें ये बताना है कि पर्सन इलेक्ट कैसे होता है। ए स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया को, यानी कि एक जो जगह होती है जिसमें शायद 1-2 हजार से ज्यादा लोग रहते हैं। आप जानते हो जैसे एरियाज में देखा जाए तो यार मैंने वैशाली ऐसे एग्जाम्पल के लिए कह दिया, अदरवाइज आप दिल्ली का एरिया का चार्ट निकाल के देखो विकिपीडिया से, तो शाहदरा, गांधीनगर और ये छोटी छोटी जगह हैं जो एरिया हैं। ठीक है, 73 मैंने गिने थे एरिया होते हैं। ठीक है, दिल्ली के बता रही हूँ, बाकियों का सबका अलग अलग होता है। तो क्या एक एरिया को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। ऑल द एडल्ट्स अबव 18 ईयर ओल्ड, ठीक है, आर वोटर्स। ऑब्वियसली बात है, ये बहुत बेसिक चीज है कि 18 से अबव के जो बच्चे होते हैं, बच्चे तो नहीं रहते वैसे, सारे बड़े हो जाते हैं, 18 से बड़े जब हो जाते हैं तो वो सारे वोट देने के काबिल हो जाते हैं। वोट जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा मिलता है वही जीतता है। नॉर्मल सी बात है, इलेक्शन में हमने सुना ही होगा, जिसको सीटें ज्यादा मिली, जिसको व्यक्ति मेजॉरिटी ऑफ वोट ज्यादा मिले, वही जीत गया। ठीक है, दे वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। ऑब्वियसली बहुत से चॉइस होते हैं उनके सामने, और वो जो उनका मन होता है उस बंदे को वो लोग ज्यादा वोट देते हैं। ठीक है, इसके बाद द पर्सन हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। सो इसमें भी यही बताया गया कि जिसको सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं वही जीत जाता है, वही इलेक्ट हो जाता है, इलेक्शन जीत जाता है। और किसी भी चीज के लिए अगर वो इलेक्शन लड़ रहा है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए लड़ रहा है या चीफ मिनिस्टर के लिए, उस पद्धति पे उसको दे दिया जाता है। ठीक है, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड एन एमएलए। तो जो इलेक्ट होता है सबसे पहले वो एमएलए बनता है, उसके बाद वो बड़े इलेक्शन लड़ने के लिए जा सकता है, लेकिन सबसे पहले उसे एमएलए बनने का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल खत्म कर लिया गाइस। थोड़ा सा डिटेल वर्जन में मैंने समझाया क्योंकि ये बताना जरूरी था, बट आई विल सजेस्ट यू गाइस कि चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चन आंसर समझने आओ, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा मैं क्या पढ़ा रही हूँ। चैप्टर पढ़ना जरूरी है, फिर क्वेश्चन आंसर को फॉलो अप करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है गाइज, हाउ डिड सम एमएलएज बिकेम मिनिस्टर, एक्सप्लेन। कोई एक एमएलए मिनिस्टर की पद्धति पे कैसे, पहले तो वो मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, उसके बाद वो मिनिस्टर कैसे बन जाता है। तो बहुत साधारण सी बात है गाइस, सबसे पहले उसे, अब पहले एक आप भी बन सकते हो। ठीक है, जैसे मैं हूं, मैंने पहले अपने एरिया, जो मेरा एरिया है वहां की मैं एमएलए बनी। कोई भी एरिया ले लीजिए, समझ लीजिए मेरा एरिया है तोलापट्टी का एरिया है, ठीक है, वहां की मैं सबसे पहले एमएलए बनती हूँ। पहले वहां का मैंने विश्वास जीता लोगों का, पहले वहां से मुझे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिले, उसके बाद मैं वहां एमएलए बन गई, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मेरा मन है कि मैं चीफ मिनिस्टर की पद्धति के लिए भी इलेक्शन लड़ूं, तो मैं क्या करूंगी उसके बाद गाइस, तो जैसे मैं अपने एक एरिया में हीरो बन गई ना, तो वैसे जितने भी स्टेट में
चीफ मिनिस्टर तो स्टेट का ही होता है ना, जितने भी स्टेट में एरिया है सबसे मुझे मेजोरिटी हासिल करनी पड़ेगी। जैसे अपने एरिया से ली है वैसे बाकी एरिया से भी हीरोगिरी लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा वोट मेरे झोली में गिर जाते हैं भाई तो मैं चीफ मिनिस्टर बना दी जाऊंगी। सो यही गाइस, यही बात है कि आप एमएलए से मिनिस्टर कैसे बन सकते हो, मैंने आपको समझा दिया। द पार्टी which is elected in the majority of legislative assembly forms the government। ऑब्वियसली बात है गाइस, जिसको सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ एरियाज उसके पास आ जाते हैं वही बन जाता है मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और फिर चीफ मिनिस्टर अपने कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर को खुद चुनता है गवर्नर के साथ। आपको बस एक चीज याद रखनी गाइस कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 3 पिलर होते हैं जो उसे बनाते हैं। एक है गवर्नर, एक है चीफ मिनिस्टर, और ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर एक दूसरे में वार्तालाप करके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को चुनते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क, PWD, ठीक है। ये सब छोटे छोटे मिनिस्टर्स ये चीफ मिनिस्टर और गवर्नर मिलके चुनते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मिनिस्टर बनना है तो भाई इलेक्शन भी जीतना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। सो अगर आप सोच रहे हो बड़ा साधारण सा काम है भाई इलेक्शन जीतना, तो बिल्कुल नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को ही ले लीजिए, दिल्ली के करंट सीएम ये अभी हैं। तो इन्होंने क्या करा होगा, सबसे पहले अपने एरिया के एमएलए बने, उसके बाद उन्होंने बड़ा इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का लड़ने के लिए गए, ठीक है। इनकी पार्टी ने इनको आगे करा कि भाई तुम लड़ो, चीफ मिनिस्टर तुम बनो। पार्टी के में तो बहुत लोग होते हैं ना, वो एक ही बंदे को आगे कर सकते हैं बस चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने, इनको सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिले। बीजेपी, INC ये सब पीछे रह गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये आगे हो गए, तभी जाके तो ये आज इस पद्धति पे बैठे हुए हैं ना। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस द रूलिंग पार्टी इलेक्ट्स इट्स लीडर हु इज कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर। सो ऑब्वियसली बात है गाइस, जो पार्टी जीत गई होती है ना, समझ लीजिए आम आदमी पार्टी जीती है, तो वो सारे के सारे मिनिस्टर्स तो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, सिर्फ एक व्यक्ति बन सकता है, और वो है एक व्यक्ति। वो आपके सामने फोटो है, अरविंद केजरीवाल जी को आगे करा गया था because he's quite educated, he's quite good in debate and discussions, बहुत एक अच्छी इनकी mental strength है, तो हर चीज देख दुख के इनको आगे करा गया, जो quite good, which is quite good in my opinion, he is quite good, ठीक है। चीफ मिनिस्टर्स as the head of the government, अब इनको head of the government बना दिया गया है, ठीक है। पूरे इंडिया की गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट, इनके अपने दिल्ली के गवर्नमेंट के ये हेड है, और ये और इनके साथ एक गवर्नर भी रहता है, वो भी हेड होता है, और बाकी इनके नीचे काफी सारे छोटे छोटे मंत्री काम कर रहे होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के मंत्री, PWD, ठीक है। चीफ मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर, देखा ये फिर अपने वो गवर्नर से बातचीत करते हैं और फिर कंस्टिट्यूट्स अ कैबिनेट व्हिच इंक्लूड्स मेंबर ऑफ हीज हर पार्टी एज मिनिस्टर। फिर ये क्या करते हैं, गवर्नर के साथ मशवरा करके इनके आम आदमी पार्टी में जितने भी लोग होंगे उनको एक एक पद्धति दे देते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता गाइज, हमारे स्कूल में भी था, शायद 11th क्लास की बात है गाइज, हमारे स्कूल में एक एक हाउस बने हुए थे, टैगोर हाउस, विवेकानंदा हाउस, सरोजनी हाउस। सो टैगोर हाउस के अंदर हमारे यहाँ ऐसा था कि एक बंदा लीडर बना था, यानी कि प्रीफेक्ट बनाया गया था टैगोर हाउस का, किसी को स्पोर्ट्स इंचार्ज बना दिया गया था, मैं असेंबली इंचार्ज थी, हेड थी, और किसी को कल्चरल इंचार्ज। तो इसमें भी ऐसा ही है गाइस कि एक इंसान प्रीफेक्ट बनता है जो चीफ मिनिस्टर होता है, और उसके नीचे जो काम कर रहे होते हैं वो छोटे छोटे मंत्री होते हैं, जो खुद प्रीफेक्ट चुनता है गवर्नर के साथ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। द MLAs हु बिकम मिनिस्टर्स आर अलॉटेड विद द पोर्टफोलियो। फिर यार इनको पोर्टफोलियो दी जाती है। Here the MLAs turned ministers become accountable for the entire state for that particular portfolio। अगर उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया गया है तो उनको अच्छे से अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट संभालना है, उस मंत्री को सब कुछ यार हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। अगर आपको इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है, मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठे हो, तो यू हैव टू बी अकाउंटेबल, यानी कि बात आपको बताते रहने पड़ेगा कि कहाँ पे आपने कितना पैसा खर्च करा, कहाँ पे क्या काम करा है इन 5 सालों के अंदर, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन करते हैं गाइस, लेट्स स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन। सेकंड वाला खत्म कर लिया है। व्हाई शुड डिसीजंस आर टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे बोला है कि जो डिसीजन मेकिंग होता है किसी भी चीज का, अपने मतलब दिल्ली के तो अरविंद केजरीवाल जी है, तो वो दिल्ली में जो भी डिसीजन बनाते हैं और उनके साथ में उनकी पार्टी के मिनिस्टर जो उन्होंने बना रखे हैं, उनके साथ ये जो भी डिसीजन बनाते हैं
और उनके मंत्री डिसीजन बनाते हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट क्यों होता है भाई? वो तो भाई चीफ मिनिस्टर है और उन्होंने जितनों को भी मिनिस्टर बनाया उनके पास भी काफी अच्छी पावर है। तो इन लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर क्यों बताना पड़ रहा है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ? मतलब अगर पापा, हमारे जो पापा होते हैं, वो अगर राशन वगैरह ला रहे होते हैं, घर का सामान ला रहे हो, तो क्या वो पहले आके हमें लिस्ट दिखाते हैं? पहले आके हमें लिस्ट बताते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं पैसे खर्च कर लूं? कभी देखा है? ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, बड़े हो के हाँ हमारे पापा अब तो यार बड़े हो गए हैं थोड़े से, मम्मी पापा थोड़ा मशवरा कर लेते हैं कि हाँ तुम्हारा बॉर्नविटा मंगाना है, मैगी मंगानी है, पर लेकिन कभी ये नहीं बोलते कि बेटा पैसे खर्च कर लूं। नहीं, इतना तो नहीं, इतना भाई मम्मी पापा अपना जो खर्च करना चाहे खर्च करें, बिकॉज दे आर मैच्योर। ठीक है, बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हैं वो। तो गाइज ये थोड़ा सा आपने सोचा होगा वियर्ड है यार, काफी चीफ मिनिस्टर क्यों जा रहा है अपना कुछ भी वो लॉ बनाए, ऑर्डर बनाए, रूल बनाए, वो जाके उनको बताने क्यों जा रहा है? उसका तो वो जो बनाएगा वो तो हो जाएगा भाई सैंक्शन। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है गाइज, लेजिस्लेटिव असेंबली इसीलिए बनाई गई है कि किसी भी तरीके का लॉ रूल अगर कोई चीफ मिनिस्टर लागू करता है, कोई मिनिस्टर कोई चीज नहीं बनाता है अपने डिपार्टमेंट में, कुछ भी है देश में लागू करने के लिए, कुछ भी चीज बन रही है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बातचीत करने के लिए आएगी। वो फिर क्या होता है, ये चीफ मिनिस्टर जो भी दिल्ली के बारे में इन्होंने कुछ भी सोचा है, तो ये जाके लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके वो चीज क्या होगी, एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि यार है तो ये भी इंसान ही, चीफ मिनिस्टर है, गलती तो कर ही सकते हैं, इनके मिनिस्टर भी गलती कर सकते हैं। सो नुक्स निकाला जाता है, अगर कोई गलती हो तो उसको खारिज कर दिया जाता है। मतलब किसी भी, मतलब ये समझ लो चीफ मिनिस्टर बोल दे कि सबके नोटों की गड्डी होनी चाहिए बैग के अंदर या जेब के अंदर, वरना उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। ये तो भाई फर्जी लग रहा है, बिल्कुल फिजूल की बात लग रही है ना, एकदम बुद्धू बना लग रहा है, राइट? लेकिन शायद उनको नहीं लग रहा है ये बुद्धू बना, तो इसीलिए वो एक इंसान ही है। कठपुतली बोल दी भाई, माफ करना, कठपुतली नहीं, मतलब क्या कहते हैं उनको, गलती कर सकते हैं। एक क्या कहते हैं, इंसान गलती का पुतला होता है। हाँ, अलग अलग, कठपुतली अलग बोल दिया था। तो भाई वो भी गलती कर सकते हैं, इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली में वो जाते हैं, जो भी अपना डिसीजन लिया उन्होंने स्टेट के लिए अपने, वो बताते हैं, और जिसको नुस्ख निकालना होता है निकाल देते हैं, वरना वो पास हो जाता है। अगर सब मेजोरिटी दे देते हैं हाँ पास कर दो तो हो जाता है। ठीक है, सो द डिसीजन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स शुड बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको एक ओपनिंग स्टेटमेंट जरूर देनी है गाइस, इससे आंसर काफी ज्यादा सुंदर लगता है, काफी ज्यादा क्लैरिफाइड लगता है। उसके बाद आप नंबर 1 नंबर 2 करके, बेसिकली गाइस मैं ये बताना चाह रही हूँ, कभी पैराग्राफ में आंसर मत लिखना, वो समझ नहीं आता है ना। अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे बहुत क्लैरिटी के साथ दिखेगा। मेरा ऐसा हुआ था गाइस कि क्या बताऊं मुझे 25 में से 25 मार्क्स का था मेरा, 25 में से 25 मिल गए थे मुझे, और मैं ऐसे हो गई थी मेरी ही शीट है और मैंने शीट क्या ही देखूं भाई, कहीं भी हर जगह टिक टिक लगा हुआ है। तो वो इसलिए हुआ था गाइस क्योंकि ऐसे ओपनिंग स्टेटमेंट देना, उसके बाद लाइन वाइज ऐसे पॉइंट वाइज लिखना, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ट्राई करना। इसके बारे में भी एक वीडियो आएगी बड़ी जल्दी कि हाउ टू राइट इन एग्जाम, और कैसे आप मार्क्स ज्यादा ऑब्टेन कर सकते हो, किस तरीके से लिख सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो आएगी भाई। स्कूलिंग टिप्स मैं आपको जरूर दूंगी, मैं क्या क्या करती थी सब बताऊंगी, उसके लिए भी एक वीडियो आएगी फ्यूचर में। द डिसीजंस इट इज नॉट नेसेसरी टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स आर बेनिफिशियल टू वन एंड ऑल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही डिसीजन ले सकता है, बाकी मिनिस्टर्स भी उनके साथ डिसीजन वार्तालाप वगैरह करते हैं। ऑल द एमएलए शुड नो अबाउट देम। कुछ भी डिसीजन लेगा चीफ मिनिस्टर या उसकी पार्टी दिल्ली के लिए, तो वो एमएलए को पता रहना चाहिए। और एमएलए को पता कैसे चलेगा, घर घर जाके तो पता नहीं करने देंगे ना, घर घर जाके तो एमएलए को नहीं बताएंगे, तो कहाँ आना है, एरिया कहाँ है, अड्डा कहाँ है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में आना है, राइट? सो एमएलए को पता करने के लिए उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में बुलाना पड़ेगा, फिर उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है गाइस कि जब परिवार से कोई जा रहा होता है, विदेश वगैरह जा रहा होता है, तो सब एकदम गैदर हो जाते हैं घर के अंदर, खाना पीना समोसा पार्टी वगैरह करते हैं, और फिर वहां पे वो बताता है कि हाँ ये मैंने फैसला लिया, मैं जा रहा हूँ विदेश। तो बिल्कुल वैसी बात है, चीफ मिनिस्टर आता है और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सबको बताता है कि भाई क्या डिसीजन लिया है, और अगर अच्छा नहीं लगा तो खारिज,
लगा तो सैंक्शन। इसके बाद है इंपॉर्टेंट सजेशंस में बी इनकॉर्पोरेट इन द फाइनल डिसीजंस। तो अगर फाइनल डिसीजन जो भी कुछ भी लिया चीफ मिनिस्टर ने, कोई भी अपना रूल लॉ जो भी वो लेकर आया है अपने साथ, उसके अंदर मतलब क्या कहते हैं उसको, ये क्या है, ये क्या है, क्या कहते हैं उसको गाइस, बताओ मुझे क्या कहते हैं। आप मेरे शायद दिमाग में नहीं घुस पा रहे हो, ठीक है। अब यार हाँ, उसको कहते हैं खोट निकालना। तो भाई ये खोट निकाल सकते हैं ये सारे एमएलए उस बेचारे के डिसीजन के ऊपर, कुछ भी। वैसे एमएलए ये दे आर क्वाइट एजुकेटेड, निकाल भी रहे हैं तो किसी वजह से ही निकाल रहे होंगे। सो फोर्थ वाला पॉइंट है एडवर्सली अफेक्टिंग पॉइंट्स आर डिलीटेड आफ्टर द डिबेट। सो यार कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीफ मिनिस्टर का डिसीजन आधा अच्छा होता है आधा बुरा होता है, तो बुरे वाले को हटा देते हैं, अच्छे वाले को रख लेते हैं, ऐसा भी होता है। फिफ्थ पॉइंट है द डिसीजन सो टेकन आर द डिसीजन ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड हेंस द पीपल। तो ये होता है गाइस, जो भी डिसीजन लिया जाता है पहले पास आउट होता है एमएलए के मेजोरिटी से, उसके बाद ही वो लोगों के लिए लागू कर दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। गाइस ये मैं पहले बता देना चाहती हूँ, बीफ मैं आपके साथ काफी फ्रैंक, आप जानती हो अप्पू मैम फ्रैंक है आपके साथ, लेकिन देख सकते हो यार ये जो आता है ना आपका टेबल वाला वगैरह, ये टेबल वगैरह नहीं आता है इतना एग्जाम में, मैंने तो कभी नहीं देखा, ना ही मेरे एग्जाम में कभी आया है। तो यहाँ पे ये बताया व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन पटलपुरम, जो हमने बुक में नहीं पढ़ा था पटलपुरम के बारे में। व्हाट डिस्कशन एक्शंस वर टेकन बाय द फॉलोइंग पिल इन द टेबल। ये लगता है बुक के अंदर भी पिल ही है, ठीक है। तो फिल करना है टेबल को। पब्लिक मीटिंग, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेस कॉन्फ्रेंस, चीफ मिनिस्टर। गाइस ये इतना भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। पब्लिक मीटिंग आप जानते हो, लोगों के सामने भी अपना रूल है, जो भी आपने चीफ मिनिस्टर बनके आपने लागू वागू किया है वो पब्लिक मीटिंग में भी आपको समझाना पड़ता है। दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली। आप जानते हो लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर कुछ भी अपना रूल लॉ कुछ भी लेकर आया है तो वहां जाके उस पर डिबेट होगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा, सजेशंस दिए जाएंगे, एमएलए ये सब करते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या होता है गाइस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन होता है, ऑब्वियसली प्रेस होती है। तो भाई चीफ मिनिस्टर ने इसके बाद कुछ भी, जैसे एमएलए से उसको क्या मिल गया, मेजोरिटी मिल गया, वो रूल या लॉ पास हो गया है, चीफ मिनिस्टर जो भी लेके आया था वो पास हो गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस चीज को बता दिया जाता है, ढिंडोरा पीटा जाता है, प्रेस को बता दिया जाता है कि भाई सब में ढिंडोरा पीट दो कि मैंने ये रूल लॉ पेश कर दिया है। उसके बाद पता ही है आपको मोदी जी ने ऐसे करा था, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन का फिर हमें प्रेस से ही तो पता चला था ना, मीडिया से ही पता चला था, न्यूज से। इसके बाद चीफ मिनिस्टर ने पटलपुरम में क्या किया था, चीफ मिनिस्टर ने भाई वो गए थे, बातचीत करी थी। वैसे चीफ मिनिस्टर में पटलपुरम में वाटर क्राइसिस चल रहे थे, तो इसीलिए उस जगह वहां वो गए, उनको जो इस वजह से मर चुके थे, पानी गंदा पीने, दूषित पीने, बॉडी उनकी खराब हो गई थी, फिर डेथ हो गई थी, उनको कंपनसेशन दिया वगैरह वगैरह, ये बुक के अंदर था आपके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो ये मेरी तरफ से फ्रॉम माय ओपिनियन ये इतना ज्यादा नहीं आता है एग्जाम में ये भरने का। मैंने सब इसलिए नहीं लिखा पीछे, आई हैव माई क्रेयॉन, आई हैव माई पेंसिल, यू कैन सी। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यार इतना देखो लाइन कितनी लंबी लंबी लिखी पड़ी है, और मैं लिखने का, हम क्या जोर देंगे लिखने का, नहीं देंगे, वैसे इतना लेट हो रहा है, मतलब टाइम नहीं वेस्ट करना है यार अपुन का, आपका भी नहीं अपुन का भी नहीं वेस्ट करने का है, क्या पॉइंट पे आने का है। मेरे बच्चा लोग कह रहे हैं मैम आप झूठ बोल रहे हो ना, मैम आप झूठ बोल रहे हो ना, आप पॉइंट पे कभी नहीं आते हो, हंसी मजाक करते रहते हो बस। तो यार क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके फाइनली लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 इज what is the difference between the work that MLAs do in the assembly and the work done by government departments। अब यार इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो उसको एक साथ करने की कोशिश मत करो, आधा आधा पढ़ो, समझ आएगा, हम भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो what is the difference between the work that MLA do, हमें डिफरेंस बताना है कि MLA क्या काम करते हैं असेंबली के अंदर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्या काम करते हैं। एमएलए कौन होता है गाइस, पहले आपको पता है एमएलए होता है वो बंदा, कौन होता है,
यार ओके, नो जोक्स अपार्ट, ओके। एमएलए यार वो बंदा होता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर चीफ मिनिस्टर और बाकी जो जिसने भी गवर्नमेंट बनाई होती है ना, उनके डिसीजंस और एक्शंस पे खोट निकालता है, उनको मंजूरी देता है, एक तरीके से उनका काम चेक करता है, एक ऑथोरिटेटिव फिगर बन के रहता है एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, ठीक है। असेंबली एंड वर्क डन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखा जाए तो जिसने गवर्नमेंट बना रखी है, समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल जी ने गवर्नमेंट बना रखी है, तो वो अपनी आम आदमी पार्टी से तो छोटे छोटे मिनिस्टर्स लेते हैं ना, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, कोई हेल्थ मिनिस्टर होता है, सो यार इनका काम भी चेक करके एमएलए ही रखते हैं। अगर एक समझ लीजिए आम आदमी पार्टी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कोई रूल या लॉ जारी करना है, तो सबसे पहले वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके फिर से वो एमएलए ही देखेगा। तो एमएलए समझ लीजिए इन सब के ऊपर होते हैं, मतलब एक ऑथोरिटेटिव फिगर होते हैं, ठीक है, इनके काम वगैरह को चेक करके रखते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय द मिनिस्टर हु इज ऑल्सो एन एमएलए। सो ऑब्वियसली बात है, जो छोटे छोटे जो नीचे के मंत्री होते हैं ना, उनके ऊपर चीफ मिनिस्टर होता है, तो पहले तो चीफ मिनिस्टर के पास वो खबर जाती है, उसके बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए अमित शाह जी है, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है बट ये उनकी पार्टी के ही है, बीजेपी के, और ही इज नाउ अ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। ये भी एक मिनिस्टर है, पर पहले तो ये भी एक एमएलए थे, ठीक है। तो द मिनिस्टर अप्रूव्स एनी वर्क डन और प्रपोज्ड बाय द डिपार्टमेंट। आप समझ लीजिए होम अफेयर्स के डिपार्टमेंट से इनको कुछ अप्रूव करवाना है, रूल या लॉ इन्होंने निकाला कुछ भी, ठीक है। सो ये अप्रूव कौन करेगा? ये एमएलए ही अप्रूव करता है, मतलब एक एमएलए नहीं, उनकी मेजोरिटी, एमएलए की मेजोरिटी लेजिस्लेटिव असेंबली में वो ही अप्रूव करेंगे, फिर ही इनकी चीज आगे जाती है, ठीक है। द डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the projections and completions of the work, whereas MLAs और ministers coordinate between the assembly and the departments। ऐसा नहीं कि लड़ना होता है, ये सब वगैरह यार चल जाता है, मतलब एमएलए भी मंजूरी दे देते हैं, बातचीत कर लेते हैं, चल जाता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर चीफ मिनिस्टर रहता है, ऑब्वियसली बात है, चीफ मिनिस्टर रहता है, उसके पास बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड है वो भाई। लेकिन अगर वो भी कोई रूल या लॉ निकालता है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए से ऑथोराइज होना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। सर कमिंग सून किसके साथ विद अनदर चैप्टर, यार डरते काय को, कमिंग सून विद अनदर चैप्टर नंबर 4 के साथ हम जल्दी से ही हाजिर होते हैं। तो भाई देरी किस बात की, जल्दी से मिलो यार चैप्टर 4 के अंदर। टिल देन अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।